हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर क्लास में। मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि इस डियर क्लास में हम लोग क्लास 10th का नया सेशन चालू करने वाले हैं, जो हमारा सेशन होगा 2022-23 का। इसमें हमने आपको बताया था कि धीरे धीरे करके आपको सभी सब्जेक्ट की तैयारी इस पर कराई जाएगी। और हमने कल वाले क्लास में फिजिक्स का पहला चैप्टर जो था वो शुरू किया था, जिसका नाम था प्रकाश का परावर्तन। पहले चैप्टर के कुछ मुख्य पॉइंट को हमने पिछले क्लास में कवर कर लिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जाकर उसको देख सकते हैं। या आप हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पर भी आपको इसका जो है एक प्लेलिस्ट अलग से बना दिया गया, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो कल वाले क्लास में हमने बताया था आपको प्रकाश के बारे में कि प्रकाश क्या होती है और प्रकाशीय दृष्टि से वस्तुएं कितनी तरह की होती है, उन सभी के बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था, जिसमें मैंने आपको पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी इन सबों के बारे में बताया था। आज के इस वीडियो में हम उससे आगे चलेंगे और आगे के टॉपिक को समझेंगे। फिर आपको आज हम पढ़ाएंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में और आपको करके भी प्रैक्टिकली दिखाएंगे, ठीक है। तो अगर कल वाली क्लास अगर आप नहीं किए हैं तो पीछे का वीडियो जाकर आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसका प्रत्येक क्लास एक दूसरे से रिलेटेड है। एक क्लास आप मिस कीजिएगा तो अगला क्लास आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने प्रकाश के बारे में पढ़ा था कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो किसी भी वस्तु को पढ़ने से उस वस्तु को देखने योग्य बना देती है। आज हम पढ़ेंगे कि किरण क्या होती है। आज का हमारा पहला टॉपिक होगा किरण, जिसे हम लोग इंग्लिश में रे कहते हैं, RAY। जैसे आप सुने होंगे एक्सरे। जब आपके शरीर की कोई भी हड्डी टूट जाती है तो उस हड्डी को देखने के लिए कि वो कहाँ से टूटी हुई है या उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए हम लोग एक प्रकाश का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम दिया गया है एक्स। और चूँकि वो प्रकाश की किरण होती है इसलिए हम उसे रे कहते हैं और शॉर्टकट में हम उसे एक्सरे के नाम से जानते हैं। तो रे क्या होता है, किरण क्या होती है, इसको समझते हैं। फ्रेंड, जो प्रकाश होता है वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। तो प्रकाश का जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसे हम लोग रे कहते हैं। प्रकाश की छोटी इकाई, जो सबसे छोटा यूनिट होता है, प्रकाश की छोटी इकाई, प्रकाश की छोटी इकाई को किरण कहा जाता है। प्रकाश की सबसे छोटी इकाई मतलब सबसे छोटा यूनिट होता है जिसे हम लोग किरण का नाम देते हैं। इस किरण का प्रयोग करके ही हम लोग किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है, जो उसका इमेज होता है, उसे हम लोग ये किरण आरेख द्वारा दिखाते हैं। तो प्रतिबिंब को समझने के लिए हमें किरण को समझना जरूरी होगा। तो प्रकाश की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम लोग किरण कहते हैं। और हम लोग जानते हैं कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है, वो कभी आड़े टेढ़े रेखा में गमन नहीं कर सकती है। तो किरण भी हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है। और जब बहुत सारी किरणें एक साथ मिल जाती है तो उन्हें हम लोग किरण पुंज या बीम कहते हैं। किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज या फिर उसे हम लोग बीम का नाम देते हैं, किरण पुंज, जिसे हम लोग बीम कहते हैं, BEAM, बीम। अगर बात करें हम किरण पुंज की, तो मैंने आपको बताया कि किरणों का समूह किरण पुंज कहलाता है। किरणों का समूह किरण पुंज कहलाता है। अक्सर एग्जाम में ये सवाल पूछे जाते हैं कि किरण पुंज किसे कहते हैं या किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो जो प्रकाश की सबसे छोटी इकाई होगी उसे हम किरण कहेंगे, और जब बहुत सारी किरणों को एक साथ मिला दिया जाएगा तो उन किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहेंगे। और किरण पुंज के प्रकार की बात की जाए तो यह 3 तरह का होता है। एक होता है आपका अपसारी किरण पुंज, दूसरा होता है आपका अभिसारी किरण पुंज, और एक आपका होता है तीसरा, जिसे हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं, समांतर किरण पुंज। अब ये क्या होती है, इनके बारे में समझ लेते हैं। तो पहला आपका होता है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज किसे कहेंगे फ्रेंड्स? अगर अपसारी को अगर हम सही से पढ़ने का काम करें तो इसमें 2 चीज़ हमको मिल रहा है। अपसारी से हमें पसारने वाली चीज़ का उच्चारण बोध हो रहा है, जैसे किसी चीज़ का फैल जाना, वो अपसारी कहलाता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो भी प्रकाश की किरणें होंगी जो किसी न किसी स्रोत से निकलेंगी। स्रोत क्या होता है? तो अगर हम स्रोत की बात करें तो स्रोत एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ से हम किसी चीज़ की प्राप्ति करते हैं। जैसे अगर हम बात करें जल की, तो जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है? कुओं से, तालाब से, नदी से या नलकूप से। तो ये सभी जल के स्रोत कहलाएंगे। वैसे ही अगर कोई वस्तु आपको प्रकाश दे रही है तो वो प्रकाश का स्रोत कहलाएगी। अगर आपको कहीं से पैसे मिल रहे हैं तो वो आपका आय का स्रोत कहलाएगी। या आप किसी चीज़ पे खर्च कर रहे हैं तो आपके व्यय का स्रोत कहलाएगा, ठीक है। तो किसी भी चीज़ से जिस चीज़ की हमें प्राप्ति होती है उसे हम लोग स्रोत कहते हैं। तो वैसे ही अगर कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट या एक ऐसी वस्तु जिससे हमें प्रकाश प्राप्त हो रही है उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं।
तो किसी प्रकाश स्रोत से जैसे अगर हम बल्ब की बात कर लें, हमारे घरों में जो बल्ब जलता है उस बल्ब की अगर बात की जाए तो बल्ब से जो भी प्रकाश निकलता है वो एक स्रोत से निकलकर चारों तरफ फैल जाता है। तो जब प्रकाश की किरणें एक स्रोत से निकलकर चारों तरफ फैलने लगती है तो ऐसे प्रकाश की किरणों को हम लोग कहते हैं अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज का एक ही पहचान होता है कि वह किसी भी एक जगह से जलेगी और चारों तरफ फैल जाएगी। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे आपके घर में जलता हुआ विद्युत बल्ब हो जाएगा, लालटेन हो जाएगा, मोमबत्ती हो जाएगा, कोई लकड़ी वगैरह किसी भी चीज़ को आप जलाइएगा तो उससे जो प्रकाश निकलेगी वो हमेशा चारों दिशाओं में फैल जाएगी, और वैसे किरण पुंजों को हम लोग कहते हैं अपसारी किरण पुंज। इसके विपरीत भी कुछ ऐसी किरणें होती हैं जो किसी एक पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत होती है। जैसे अगर हम आपको किरण आरेख बनाकर दिखाने का प्रयास करें तो इस प्रकार से कुछ किरणें आपको दिखाई देंगी। ये किसी स्रोत से आ रही हैं और एक खास बिंदु पर आकर मिल रही हैं। तो वैसे किरण पुंज जो किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उन्हें हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ये एक दूसरे के विपरीत हैं, बस इसमें थोड़ा सा आपको याद करना होगा कि एक प्रकाश किसी बिंदु से निकलकर फैलेगी तो उसे हम लोग अपसारी कहेंगे, और वही जब किसी बिंदु पर आकर मिलेगी या फिर मिलती हुई प्रतीत होगी तो उसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। इसके जस्ट विपरीत चलेंगे तो अगला क्या होता है समांतर किरण पुंज। समांतर फ्रेंड आपने गणित में पढ़ा होगा, समांतर रेखाएं वैसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं तथा उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, उसे हम लोग समांतर किरण कहते हैं। तो इसमें वैसे किरण पुंज जो एक दूसरे के समानांतर एकदम पैरेलल गमन करेंगी तो ऐसे किरणों के समूह को हम लोग कहते हैं समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। अगर मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं तो किरण किसे कहेंगे, प्रकाश की जो सबसे छोटी इकाई होगी उसे किरण कहेंगे, और जब बहुत सारी किरणें एक साथ मिल जाएंगी उसे हम लोग किरण पुंज कहेंगे। और किरण पुंज के अगर प्रकार की बात की जाए तो किरण पुंज 3 तरह के होंगे, एक आपका होगा अपसारी, दूसरा अभिसारी और तीसरा समांतर। अपसारी किरण पुंज वैसे किरण पुंज को कहते हैं जो एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैल जाए उसे कहेंगे अपसारी किरण पुंज। दूसरा अभिसारी किरण पुंज वैसे किरण पुंज जो कहते हैं जो किसी एक बिंदु पर आकर मिलता हुआ प्रतीत होगा। और तीसरा होता है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज वैसे किरण पुंज को कहते हैं जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर चलती हैं। इसको देखने के लिए आप रात के समय में किसी भी बाइक या कोई भी वाहन जिसका आगे का हेडलाइट जलता है उसके प्रकाश को आप देख सकते हैं, वो एकदम एक दूसरे के पैरेलल चलते हुए आपको प्रतीत होंगी। उम्मीद करते हैं इतना टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे लिखना चाहते थे इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं, वरना आप हमारे वेबसाइट www.dearclass पर भी जाकर इस नोट्स को आप लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला पॉइंट है प्रकाश का परावर्तन। तो अब यहाँ से हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट होगा। इसके पहले जितने भी हमने पॉइंट्स को पढ़ा वो हमें आगे काम करेंगे, इसलिए प्रकाश के परावर्तन को समझने से पहले हमें उन बिंदुओं को जानना जरूरी था जिसे मैंने अभी बता दिया। तो फ्रेंड आपने प्रकाश क्या होती है ये पढ़ लिए, अब आपको पढ़ना है कि परावर्तन का अर्थ क्या होता है। तो अगर हम परावर्तन की बात करें तो परावर्तन का अर्थ होता है किसी चीज़ से टकरा कर लौटना। किसी चीज़ से टकरा कर लौटना या किसी चीज़ के लौटने की घटना को हम लोग परावर्तन कहते हैं। परावर्तन का एक दूसरा परिभाषित शब्द लौटना भी होता है। तो यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन दिया गया है जिसका अर्थ होता है कि प्रकाश का किसी चीज़ से टकरा कर लौटना। जब प्रकाश किसी चीज़ से टकरा कर लौटेगी तो प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जैसे अगर मैं आपको इसे प्रैक्टिकली करके दिखाना चाहूँ तो मेरे पास एक लेज़र लाइट है जिसका उपयोग हम लोग प्रकाश स्रोत के रूप में करेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जिस चीज़ से कोई चीज़ प्राप्त होगी उसको हम लोग स्रोत कहते हैं। तो ये हमारे पास एक लेज़र है जिससे हमें प्रकाश की प्राप्ति हो रही है, तो इसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहेंगे। प्रकाश के परावर्तन को दिखाने के लिए हमने यहाँ पर एक समतल दर्पण का उपयोग किया है। इस समतल दर्पण में हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से प्रकाश जो है इस स्रोत से निकलेगी और इससे परावर्तित होकर वापस लौटेगी। तो प्रकाश का इस स्रोत से निकलना और इस एक परावर्तक सतह होगा। परावर्तक सतह वैसे सतह को कहते हैं जिस पे प्रकाश टकरा कर लौटती है। तो इससे प्रकाश हमारी टकरा कर लौटेगी, तो हमारा ये मिरर जो है समतल मिरर है, इसे हम लोग परावर्तक सतह कहेंगे। तो चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। हमने यहाँ पर एक रबड़ का इस्तेमाल किया है ताकि इससे हम परावर्तित किरण को देख सकें। जब हम इस टॉर्च को जलाएंगे तो हमें एक यहाँ पर एक किरण आपको दिखेगी जो मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। आप स्पष्ट कीजिएगा कि यहाँ से एक प्रकाश की किरण निकलकर ऐसे इस मिरर से टकराती हुई प्रतीत होगी। देखिए यहाँ से देख रहे हैं कि एक प्रकाश की किरण जो है
यहाँ से एक प्रकाश की किरण जो है सीधे इस मिरर के ऊपर पड़ रही है। यहाँ से देखिए एक प्रकाश की किरण जो है इस स्रोत से निकलकर इस मिरर पे पड़ रही है और एक ये किरण जो है सीधा जो आपके रबड़ के ऊपर प्रतीत हो रही होगी। ज़्यादा लाइट हो जाने की वजह से आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा होगा, इसे हम किरण आरेख द्वारा आपको दिखा देते हैं। हमने एक समतल दर्पण यहाँ पे लिया हुआ था। ये एक हमारा कांच है। जब हम कांच के पीछे इस प्रकार से कलई कर देते हैं तो ये कांच हमारा एक मिरर का रूप ले लेता है। यह एकदम प्लेन है, एकदम चिकना है, एकदम बराबर है, इसलिए हम इसे समतल दर्पण कहेंगे। समतल दर्पण अक्सर एग्जाम में पूछता है कि समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं होती हैं, तो वो हम आपको आगे पढ़ाएंगे। पहले हम इस चीज़ को समझ लेते हैं। यहाँ एक प्रकाश इस तरह से किसी स्रोत से ये आ रही है और ये परावर्तक सतह है, क्योंकि इससे प्रकाश टकरा रही है। तो प्रकाश का किसी स्रोत से आना और सतह से टकरा कर फिर वापस लौट जाना, प्रकाश का सतह से टकराकर वापस लौट जाने की जो घटना होती है, इसे हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ये जो घटना आप देख रहे हैं कि प्रकाश का कहीं से किसी स्रोत से आना और दर्पण से टकराकर या किसी भी सतह से टकराकर ये जो प्रकाश लौट रही है, तो प्रकाश की ये पूरी की पूरी घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है, जो कि मैंने अभी आपको इसके माध्यम से दिखाया था। आप इसे इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि ये एक प्रकाश है जो इस लेज़र से निकलती हुई प्रतीत हो रही है। आप इसे ऐसे भी अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको एक प्रकाश दिखाई दे रही है जो सीधा इस मिरर के ऊपर पड़ेगी और मिरर से परावर्तित होकर ये आपको यहाँ से बाहर देखिए जाती हुई प्रतीत हो रही है। ये जो ज़्यादा प्रकाश लाइट कर रहे हैं, इसे हम लोग, ये प्रकाश की जो ये पूरी घटना होगी, इसे हम लोग कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का कहीं से आकर सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना कहलाएगी प्रकाश का परावर्तन। इस घटना में कुछ मुख्य बिंदु होते हैं, उन बिंदुओं को जानना भी जरूरी होता है। मैं फटाफट इस चित्र को सही से बना लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो जब ये घटना घटती है तो कुछ यहाँ पे मुख्य बिंदुओं को जानना भी जरूरी होता है, जिसे हम प्रकाश के परावर्तन संबंधित मुख्य पद भी कहते हैं। इस पद में क्या क्या होता है इसको समझ लेते हैं। फ्रेंड, यहाँ पर ये इस प्रकाश को जो हम देख रहे हैं, इसे हम लोग नाम दे देते हैं ए बी, और यहाँ हम इसे दे देते हैं सी। तो जो ये ए बी प्रकाश दिख रही है, ये किसी स्रोत से आ रही है। तो जो प्रकाश कहीं से आती है, तो आने वाली प्रकाश को हम लोग कहते हैं आपतित। आपतित का मतलब होता है आना। चूँकि ये प्रकाश की छोटी इकाई, इसलिए हम लोग इसे किरण भी कहेंगे। तो ये हमारी आपतित किरण कहलाएगी। और हमने देखा कि यहाँ एक परावर्तक सतह है जिसका नाम हमने समतल दर्पण दिया है। इससे टकराकर ये प्रकाश जो है वापस जा रही है, जिसे हम लोग बीसी के नाम से जानते हैं। तो जो प्रकाश टकराकर लौटती है, इस प्रकाश को हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। इसे हम लोग परावर्तित किरण कहेंगे। कहीं से आने वाली प्रकाश आपतित किरण और टकराकर जाने वाली प्रकाश परावर्तित किरण कहलाती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इस हमारे परावर्तक सतह पे, इस परावर्तक सतह पे ये जो प्रकाश है इस बी पॉइंट पे टकरा रही है। तो जहाँ पर सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है, उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। सतह के जिस बिंदु पर आपकी आपतित किरण टकराएगी, वह बिंदु आपका आपतन बिंदु कहलाता है। इस आपतन बिंदु से हम लोग एक काल्पनिक, मतलब एक आभासी, जिसे मानकर हमने एक लंब जो है खींच लेते हैं। तो इसे हम लोग प्रकाश के परावर्तन में अभिलंब का नाम देते हैं। तो आपतन बिंदु पर जो ये लंब खींचा जाता है, इस लंब को हम लोग कहते हैं अभिलंब। इसे नॉर्मल भी कहा जाता है। तो हमने देखा कि प्रकाश के परावर्तन की जब घटना घटती है तो कुछ मुख्य बिंदु होते हैं, जिसमें आने वाली प्रकाश को आपतित किरण, जाने वाली प्रकाश को परावर्तित किरण, और जहाँ पे ये प्रकाश टकराती है उसको हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। और इस आपतन बिंदु पर एक लंब खींचा जाता है जिसे हम लोग अभिलंब कहते हैं। अगर आप फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा तो आपको एक एंगल यहाँ पे बनता हुआ प्रतीत होगा। ये एक आपकी आपतित किरण है और ये आपका अभिलंब है। यहाँ पर एक एंगल बन रहा है। चूँकि ये एंगल जो है आपतित किरण के साथ बन रहा है, तो इसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण, और आपतन कोण को छोटा वाला आई के साथ डिनोट किया जाता है। वहीं अगर हम नीचे तरफ, दूसरी तरफ देखें
तो इस परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में भी एक यहाँ पर कोण बन रहा है। तो ये कोण परावर्तित किरण के साथ बन रहा है, इसे हम लोग परावर्तन कोण का नाम देते हैं। इसे सूचित करने के लिए हम लोग छोटा वाला आर का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन संबंधित ये कुछ मुख्य बातें थी जिन्हें हमें जानना जरूरी था। अब सवाल यहाँ पे ये पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग इसी में समझ लेते हैं कि प्रकाश के परावर्तन क्या होते हैं और उसके नियम क्या होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के अगर नियम की बात की जाए, अगर हम नियम की बात करें तो जब प्रकाश के परावर्तन की घटना घटती है, अर्थात प्रकाश का कहीं से आना, टकरा कर वापस लौटना, ये घटना जब घटती है तो इस घटने के दौरान वह कुछ नियम का पालन करती है। मतलब यहाँ पे कुछ न कुछ नियम लगते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दौरान जो नियम लगाए जाते हैं प्रकाश के द्वारा, या प्रकाश के ऊपर जो नियम लगते हैं, उस नियम को हम लोग कहते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। अक्सर ये एग्जाम में पूछता है कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो अगर इसकी संख्या की बात की जाए तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। आप समझ गए कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं। तो प्रकाश का किसी सतह से टकरा कर जब वो लौटती है तो वह कुछ नियमों का पालन करती है। उन्हीं नियमों को हम लोग प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। आप इसे हमारे साइट से जाकर लिख लीजिएगा इसके नोट्स को, ठीक है। तो अगर इसकी संख्या की बात की जाए तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है इसको समझ लेते हैं। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, मैंने अभी आपको बताया कि किसी स्रोत से आने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। दूसरा, परावर्तित किरण, जो किरण सतह से टकरा कर लौटती है उसे हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, खींचा गया या डाला गया लंब, तीनों एक ही सतह पर, एक ही सतह कहिए या तल कहिए, पर होते हैं। इसका दूसरा नियम कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के वर्तन कोण के बराबर होता है, तो अब पहले नियम को समझ लेते हैं। पहला नियम कहता है आपतित किरण, तो ये किरण कहीं से आ रही है इसलिए हम आपतित किरण कहेंगे। परावर्तित किरण, तो ये किरण टकरा कर लौट रही है तो इसे हम लोग परावर्तित किरण कहेंगे। और आपतन बिंदु, यहाँ पे प्रकाश पड़ रही है तो इसे हम आपतन बिंदु कहेंगे। पर खींचा गया लंब, तीनों एक ही सतह पे होते हैं। तो देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे लंब, ये तीनों की तीनों जो प्रकाश की किरणें हैं ये आपको एक ही सतह पे खींची हुई प्रतीत हो रही है। तो पहला नियम यही कहता है कि ये तीनों जो किरणें होंगी वो एक ही सतह पे आपको दिखाई देंगी। दूसरा नियम इसका कहता है कि आपतन कोण का जो मान होता है सेम वही कोण आपके परावर्तन कोण का भी होता है। मतलब जितना एंगल आपतन कोण बनाएगी, प्रकाश टकरा के लौटेगी तो उसके साथ भी उतना ही एंगल का कोण बनेगा। अर्थात जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं जिसे मैंने अभी आपको बता दिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसका फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। आगे का क्लास हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।